ईरान पर हमला होगा या नहीं, हमको तो नहीं पता, ट्रंप के सैनिकों को भी नहीं पता, उनके सलाहकारों को भी नहीं पता। बात तो यह है कि खुद ट्रंप को भी नहीं पता। ईरान को तो क्या खाकी पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह एक डेडलाइन उछाल दी है। मियाद है 10 या 15 दिन। डेडलाइन का भी पक्का हिसाब नहीं पता। या इलाही, ये माजरा क्या है? माजरा ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों को सब कुछ पता है, एक दूसरे के अगले कदम का पूरा इल्म है। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो इस हाल में आगे क्या होने वाला है, आज इसी का हिसाब करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मिडिल ईस्ट में पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप यानी सैन्य जमावड़ा हो रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ में अपने मिलिट्री ऑप्शंस उस लेवल पर पहुंचा दिए हैं जैसे 2003 के इराक युद्ध के समय दिखे गए थे। नक्शा देखिए, अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन के मुआफाक एयरबेस और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दर्जनों फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचाए हैं। इनमें F-35, F-15, F-16 लड़ाकू विमान, निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कम्युनिकेशन सपोर्ट विमान भी शामिल हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक नए F-35 और F-22 स्टील्थ फाइटर जेट लगातार इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड भी रास्ते में है। बड़े हवाई ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाले E-3AWACS यानी कमांड एंड कंट्रोल विमान ये भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में तैनात किए गए हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस समय मिडिल ईस्ट और ईस्ट मेडिटेरेनियन सी पूर्वी भूमध्य सागर में 13 अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं। उधर ट्रंप ने डिएगो गार्सिया नाम के एक छोटे से बेस का जिक्र भी कर दिया है। ये बेस हिंद महासागर में है जहां से B-2 जैसे अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान भर सकते हैं। लेकिन यहां फंसता है एक पेंच। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इस पर ट्रंप भड़क गए हैं और ब्रिटेन को उन्होंने डिएगो गार्सिया मॉरिशस को सौंपने वाले फैसले पर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, जिस पर हमने कल के दुनियादारी में विस्तार से बात की थी। उधर ईरान भी तैयार है। उसने रूस के साथ मिलकर ओमान सागर में नौसेना अभ्यास शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान ने अपने संवेदनशील सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर कंक्रीट की परतें चढ़ा दी हैं और सुरंगें मजबूत कर डाली हैं। ये सब तो भरी दुनिया के सामने हो रहा है, अंदर खाने की तैयारी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ट्रंप की टीम के पास इस वक्त कई ऑप्शंस हैं। पहला, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। पिछले बरस जून महीने में अमेरिका ने यही ऑप्शन चुना था। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सेना इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकती है। लेकिन ईरान के साथ बातचीत में शामिल अमेरिकी अधिकारियों को नहीं लगता कि हमला इतना जल्दी होगा। वे अब भी डील की संभावना देख रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान पर संभावित हमलों के लिए कोई टारगेट लिस्ट नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने अब तक किसी खास सैन्य कार्रवाई का अंतिम आदेश नहीं दिया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि वे अभी भी सैन्य रास्ते के बजाय कूटनीतिक समाधान को तरजीह दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ट्रंप की पुरानी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी से मेल खाता है, यानी ईरान पर आर्थिक पाबंदियां। आप कहेंगे ईरान पर तो पहले से ही सैंक्शंस हैं। खबर है कि इस बार अमेरिका एक नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री घेराबंदी कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के उन सभी तेल टैंकर्स को रोकने की योजना बना रहा है जो चीन या दूसरे देशों को तेल सप्लाई करते हैं, जिससे ईरान को आय मिलती है। इसका जरिया बंद हो सकता है। ट्रंप की टीम में 2 गुट हैं। एक गुट चाहता है कि हमला इतना जोरदार हो कि ईरान की शासन व्यवस्था ही बदल जाए, यानी रेजीम चेंज। दूसरा गुट चाहता है कि ईरान को डरा दिया जाए कि वो परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़कर एक नई ट्रंप फ्रेंडली डील साइन कर ले। तो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक धमकियों से काम चलाएंगे।
कूटनीति में कई बार हवा में तीर चलाने का फायदा तो होता है, लेकिन जमाना जानता है ज्यादा घुमाओगे तो खुद को भी लग सकती है। ट्रंप भी इसी कश्मकश में है, आगे कुआं पीछे खाई है। हमला किया तो बड़ा बवाल, और नहीं किया तो पीछे हटे तो भयंकर जगहसाई भी हो सकती है। रायता फैले हुए 2 महीने होने को आए हैं। दिसंबर 2025 में ईरान में प्रोटेस्ट हुए। ट्रंप ने दूर से आवाज लगाई कि प्रोटेस्टर्स को मत मारना वरना हम आ जाएंगे, लेकिन ईरान की सरकार ने उन प्रोटेस्ट को कुचल दिया। उस वक्त अमेरिका खाली हाथ था, क्योंकि इलाके में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर उसका मौजूद नहीं था। अब ईरान के इर्द गिर्द जंगी जहाजों का अच्छा खासा जमावड़ा है। साथ साथ कूटनीति भी चल रही है। 17 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक मीटिंग हुई। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, उनके खासम खास दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साथ बैठे। नतीजा ढाक के 3 पात, कोई सॉलिड बात नहीं बनी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि ईरान हमारी रेड लाइंस को भाव ही नहीं दे रहा। सवाल और भी हैं, क्योंकि एक पार्टी तो इजराइल भी है। इजराइल चाहता है कि ईरान मिसाइलें बनाना भी छोड़ दे, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए और अरब देशों में अपने प्रॉक्सी गुटों को पालना भी बंद करे। लेकिन ट्रंप के बयानों में ईरान को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन दिखा है। कभी कहते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम भी रोकना होगा, कभी कहते हैं सिर्फ न्यूक्लियर डील कर लो, और कभी कभी सत्ता पलटने की, तख्ता पलट की बात भी कर देते हैं। तो आखिर ट्रंप को चाहिए तो चाहिए क्या? क्या वो एक न्यूक्लियर डील भर से मान जाएंगे? क्या वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में तख्ता पलट भी चाहते हैं? फिलहाल बातचीत की अगली तारीख तय नहीं है। ट्रंप ने ईरान को मोहलत तो दे दी है, लेकिन हमेशा से ही उनकी स्ट्रैटेजी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली रही है। आर्ट ऑफ द डील की स्ट्रैटेजी। उनके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल अक्सर बातचीत की मेज पर अपनी बात मनवाने का एक जरिया होती है। जून 2025 में भी ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का झांसा दिया था और फिर 2 दिन बाद ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। तो क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या ट्रंप अब पॉइंट ऑफ नो गोइंग बैक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ चुके हैं? ईरान का क्या कहना है? संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत अमीर सईद इरावानी ने यूएन चीफ और यूएनएससी को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ट्रंप की धमकी का जिक्र है। इरावानी ने कहा है कि हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर आंच आई तो इस इलाके में मौजूद अमेरिका का हर बेस और हर ठिकाना हमारा जायज निशाना होगा। ईरान चाहता क्या है, उसकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। पहला पॉइंट, पाबंदियां। ईरान की मांग है कि उस पर लगी अमेरिकी पाबंदियां तुरंत हटाई जाएं और दूसरे देशों के लिए ईरान से व्यापार करना आसान बनाया जाए। 1979 से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं। 2018 में ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से खुद को अलग किया और नए सिरे से पाबंदियां लगाईं। उससे ईरान का तेल निर्यात 80% तक गिर गया। इनकी वजह से ईरान में महंगाई बढ़ी हुई है। करेंसी का हाल ऐसा कि $1 के मुकाबले 15 लाख रियाल। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन मकसदों के लिए है, यानी बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, परमाणु बम के लिए नहीं। इसलिए वो चाहता है कि कुछ शर्तों के साथ ही सही, लेकिन उनका न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता रहे। तीसरा पॉइंट, मिसाइल प्रोग्राम। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल की तरह देखता है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर वो अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली शहरों को निशाने पर रखता है। इसलिए ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर अड़ा हुआ है। इसके अलावा ईरान का मकसद खुद को क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश करना भी है। इसको पिछले बरस में ऑलरेडी झटके लग चुके हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता 2024 में ही जा चुकी है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी पहले से कमज़ोर पड़ चुका है। गजा में हमास भी कमज़ोर है। कुल जमा ईरान की शर्तें उसकी सर्वाइवल से जुड़ी हैं, या कहें ईरान की इस्लामी सत्ता के सर्वाइवल से जुड़ी हैं। क्या ईरान हमले से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने भी कई लेवल्स पर अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रखी है। पहला, वो मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को एक्टिव कर सकता है। दूसरा, ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। ईरान ने पहाड़ों के नीचे हजारों मिसाइल्स का जाल बिछा रखा है, जिन्हें सैटेलाइट से भी ट्रैक करना मुश्किल है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक समुद्री रास्ता है, सकरा है, जिसे दुनिया का ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। ईरान इसे ब्लॉक कर सकता है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 20% यहीं से होकर गुजरता है। किसी भी हमले की स्थिति में ईरान से इसे बंद करने की ईरान ने धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक जाएगी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। ईरान की तैयारियों में इस बार रूस और चीन का साइलेंट सपोर्ट भी शामिल है। इसके तहत साइबर अटैक या ड्रोन फॉर्म्स का सहारा लिया जा सकता है, ताकि अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सके। तो क्या मिडिल ईस्ट एक और जंग की ओर बढ़ चला है? क्या अब कदम पीछे नहीं खींचे जा सकते? डिपेंड करेगा दोनों पक्षों की ओर से बात कर रहे नेगोशिएटर्स पर और उनके हुक्मरानों पर। हम तो बस इतना ही कहेंगे, जो घिसी पिटी बात हर एक जंग की खबर पर कही जाती है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिका में एक मेटल बैंड है मेगाडेथ। उनका एक मशहूर गाना है पीस सेल्स बट हु इज बाइंग।
बिकती तो शांति भी है, लेकिन खरीद कौन रहा है? 27 देश खरीद रहे हैं। वो 27 देश जिन्होंने ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया है। 19 फरवरी को वाशिंगटन डीसी के डोनाल्ड जे ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बोर्ड की पहली बैठक हुई। मीटिंग में भारत ने बतौर ऑब्जर्वर हिस्सा लिया। भारतीय दूतावास की वरिष्ठ अधिकारी नमग्या खम्पा इसमें शामिल हुए। तो ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे ट्रंप ने खुद बनाया है। जो देश $1 अरब देंगे उन्हें बोर्ड में स्थायी सीट मिल सकती है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा के लिए $10 अरब की मदद देगा, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। बैठक का माहौल कैसा रहा? वैसा ही जैसे उम्मीद थी। ट्रंप ने भाषण में कुछ पुराने चुटकुले सुनाए, अपने विरोधियों पर निशाना साधा, खुद की तारीफ की, अपनी पत्नी की फिल्म का भी जिक्र किया, यूएन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र पर नजर रखने का काम करेगा। अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और नॉर्वे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। मीटिंग के दौरान गजा में सैनिक भेजने की भी बात हुई। अब तक 5 देशों ने इसके लिए हामी भर दी है। इसमें इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया शामिल हैं। ये सभी गजा में एक नई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत सैनिक भेजने को तैयार हैं। कुल मिलाकर बैठक कुछ हद तक यूएन महासभा जैसी लगी, जैसा कि ट्रंप चाहते भी हैं, लेकिन पूरी तरह ट्रंप के अंदाज में ये बैठक हुई। बड़े ऐलान हुए लेकिन ठोस योजना कम दिखी। आखिर में ट्रंप ने एक छोटा सा सुनहरा हथौड़ा बजाया और बैठक खत्म कर दी। दूसरी खबर, यरूशलेम में एक बहुत पवित्र जगह है जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए बेहद अहम है। करीब 60 बरस पहले एक समझौता हुआ था। उसके मुताबिक परिसर में सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। मुसलमान इस जगह को अल अक्सा मस्जिद और पूरे इलाके को अल हरम अल शरीफ कहते हैं। वहीं यहूदी इसे टेम्पल माउंट बताते हैं। तर्क देते हैं कि उनके पुराने मंदिर यहीं पर थे। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह पुराना समझौता टूटने की कगार पर है। क्यों? हाल ही में इजराइल ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे समझौते पर रिस्क बढ़ा है। मस्जिद की देखभाल करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों मुसलमानों को अंदर जाने से रोका गया। कुछ यहूदी समूह जिन पर कट्टरपंथी होने के आरोप हैं वो ज्यादा संख्या में वहां जाने लगे। रमजान की पहली रात नमाज के दौरान पुलिस ने छापा मारा। अल अक्सा मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया गया। ये सब कदम उस पुराने नियम के खिलाफ माने जा रहे हैं जो 1967 के युद्ध के बाद बनाए गए थे। इतिहास बताता है कि इस जगह पर छोटा सा बदलाव भी बड़ा संघर्ष पैदा कर सकता है। साल 2000 में एक इजरायली नेता की वहां यात्रा के बाद बड़ा हिंसक आंदोलन शुरू हो गया था। साल 2023 में हमास ने भी अपने हमले को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था और कहा था कि यह मस्जिद में हो रही कार्रवाइयों की वजह से किया गया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर पहले ही कह चुके हैं कि वो इस जगह पर इजरायली झंडा फहराना चाहते हैं और वहां एक यहूदी पूजा स्थल बनाना चाहते हैं। रमजान से पहले मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्था वक्फ पर भी दबाव बढ़ा है। पिछले दिनों उसके 17 कर्मचारियों को बिना आरोप के हिरासत में लिया गया। वहीं 42 कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। यानी लंबे समय से विवाद की वजह रही अल अक्सा के मामले में अब खतरे बढ़ गए हैं और इससे बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।